एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस कैसे हो आप सभी। तो गैस आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हम सबों के लिए यानी हम सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब ने मिलकर एक कैंपेन चलाया हुआ था। ठीक है, मैं तो परसों से बाहर था, नहीं तो मैं भी इसमें पूरा आप बोल सकते हो जी जान लगा के मैं इसमें पार्टिसिपेट करता, लेकिन जहाँ पे भी मैं था वहाँ से मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने किया। ठीक है, और ट्विटर पे आप सभी को पता होगा, अगर किन्हीं को पता नहीं है तो उनको पता चल जाना चाहिए कि ये पूरा दिन जो हैशटैग एसएससी रेलवे एग्जाम से रिलेटेड था, ये पूरा दिन ट्रेंड किया है। और आप लोगों ने भी जरूर वोट किया होगा, जरूर उसको ट्वीट किया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों में से किसी ने भी नहीं किया, ये सोचकर ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व हो, बहुत गलत किया आपने। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स जितने भी हो, अगर आपके वेलफेयर के लिए कुछ भी हो रहा है तो आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। हाँ, मैं हमेशा ये एक चीज जरूर बोलता हूँ, आपको अपने लिमिट से बाहर नहीं जाना है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है, लेकिन लिमिट में रह के हमेशा अपने जो फायदे के लिए या अपने हित के लिए लड़ाई कर रहे हो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करो, चाहे वह कहीं पे आंदोलन हो। जैसे पिछली बार जो बिहार एसएससी के एग्जाम को लेकर, बिहार दरोगा के एग्जाम को लेकर जो भी रैलियां निकली, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो लोग सही कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट में। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो वो गलती होता है। तो अभी ये देखो, एक बहुत ही पीसफुल सा एक कैंपेन है जो सरकार के खिलाफ है, एक तरह से सरकार के खिलाफ ही समझ सकते हो, क्योंकि सरकार को अभी भी देखो, सबसे बड़ी बात है ना, इतने लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, पूरा दुनिया में ये बात फैल चुका है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आपका वैल्यू क्या है। यही बात मैं बहुत दिनों से सबको समझाना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार समझाने का कोशिश भी किया, लेकिन आप लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को दूर रखा आपसे। ठीक है, लेकिन सिंपल सा एक बात है ना, जब भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसता है ना, उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। आपके माँ बाप इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स से दूर रहो। प्रॉब्लम ये है, जब आप किसी एक पार्टी को फेवर करने लगते हो या किसी एक पार्टी से नफरत करने लगते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका राइट क्या है ये खो जाता है, आप किसी के पीछे पीछे भागने लगते हो। अभी वही हुआ 2014 के बाद, इतने जो करंट सरकार है, गवर्नमेंट है, ये लोग सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे हर कोई फंस गया। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, वो लोग हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट हो जाता है, जिसको वो लोग डाउन करना चाहते हैं वो डाउन हो जाता है, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। और हम सब गंवार, हम सब बैठ के क्या करते हैं, तमाशा देखते हैं। तो ये तमाशा देखने वाला एक्टिविटी जो है, कम से कम अब आपको छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप डाटास को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे जी रहे हो। अभी भी बहुत सारे भक्त होंगे जो नीचे आएंगे, साले तुम्हारे जमाने में, तुम्हारे कांग्रेस ने, जमाने में नहीं, तुम्हारे कांग्रेस ने तो सबको जॉब दे दिया। मैंने पढ़ा है बहुत सारे वीडियोस के नीचे, मैंने इस तरह के स्टेटमेंट्स पढ़ा है जब भी मैं कुछ भी अगेंस्ट बोलता हूँ। कुछ ने तो नसीहत भी दे दी कि ऐसा बात मत करो, देशद्रोही हो तुम, ये हो वो हो। तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर आप लोगों को जो अच्छा चीज़ है उसको सपोर्ट करना चाहिए, जो बुरा चीज़ है उसको क्वेश्चन आउट करना चाहिए। ठीक है, अगर हर सिटीजन अगर ये करने लगे ना, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश में कुछ भी मनमानी नहीं कर पाएगी, और हमेशा जो देश के हित में है वही काम होगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी सत्ता में आए और वो अपने मन से कुछ भी करने लगे, आपके सवालों का जवाब ना दे और साइड से निकल जाए, फिर भी उनका वाहवाही होते रहे। तो ये नहीं हो सकता अगर हर कोई एक्टिव हो तो। ठीक है, और पहली बार मैंने, जहाँ तक मैंने देखा है, पहली बार सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा कैंपेन चलाया और वो सक्सेसफुल रहा। देखता हूं अब सरकार कब तक हमारी बातों को सुनती है और कब इसका रिप्लाई करती है। तो जिसने भी अभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है वो लोग जाओ, इसको रीट्वीट करते जाओ, जब तक सरकार सुन ना ले तब तक आप सभी जरूर इसको रीट्वीट करते जाओ या अपना ट्वीट क्रिएट करो, जो भी है, लेकिन वो हैशटैग आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए अब इन सारे बातों को अब साइड करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सारे बातों को आपको दिमाग में जरूर रख के चलना है कि जब भी ऐसा कुछ हो आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट क्या करो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वीर शैव मत का उद्भव भारत में किस प्रांत में हुआ था? वीर शैव मत, इसका उद्भव भारत में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ठीक है, ये वीर शैव क्या है, देखो जैसे लिंगायत आपका एक समुदाय है, ठीक है, उसी तरह से समुदाय है, शैव धर्म का एक खास समुदाय है वीर शैव। तो इसका उद्भव कहाँ हुआ था? कर्नाटक में।
और लिंगायत समुदाय, इसका भी उद्भव कहाँ हुआ था? इसका भी हुआ था कर्नाटक में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा भाष्य के लेखक कौन है? मिताक्षरा भाष्य के लेखक कौन है? कौन है? ये हैं, जल्दी बताओ कौन है? विघ्नेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध अंतिम था? हुमायूं और शेर खां या शेर शाह भी बोल सकते हो, इनके बीच लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? कौन सा था? ये था बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ था बिलग्राम का युद्ध? 1540 में। ठीक है। दो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जो लड़ा गया शेर खां और हुमायूं के बीच। एक है 1539 में, कौन सा युद्ध है वो? जल्दी बताओ, किसी को याद हो तो। 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध। ठीक है। शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेर खां विजयी रहा। और इसी युद्ध के बाद शेर खां से फिर से एक युद्ध हुआ 1540 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है। उसमें भी शेर खां विजयी रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि शेर खां ने शेरशाह की पदवी कब ग्रहण की थी, तो शेरशाह की पदवी की ग्रहण चौसा के युद्ध के बाद की गई थी शेर खां के द्वारा। ठीक है। और 40 के बाद तो शेरशाह राजा बन गया और हुमायूं को भागना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था? किसके शासन काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ? किसके शासन काल में हुआ था ऐसा? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था मगध में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो जैन संप्रदाय के फॉलोवर्स थे वो दो गुटों में बट गए, एक जो मगध में रुके और दूसरा जो कर्नाटक चले गए। ठीक है। जो कर्नाटक गए उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भद्रबाहु। और जो मगध में रुके उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु जब लौट के आए तो उनका जो फॉलोवर लोग था, ठीक है, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया दिगंबर। और जो स्थूलभद्र थे उनके फॉलोवर क्या कहलाए? श्वेतांबर। ठीक है। स्थूलभद्र श्वेतांबर, ऐसे ऐसे याद रखना। और इसमें से और भी आपसे पूछा जाता है कि इनका पहनावा कैसा था। श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते थे, यानी व्हाइट कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर लोग नग्न रहते थे। ठीक है। याद रखना, जितना ऐसे सब एक साथ है तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल कानून अल मसूद किसकी रचना है? अल कानून अल मसूद किसकी रचना है? तो अल कानून अल मसूद अल बरूनी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया? जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया था? कब किया था? 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? कौन सा राज्य है वो? राज्य है मणिपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी? स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में क्या गया? आपको बताना है किसने किया था। किसने किया था? तो जिसने इस सेशन का अध्यक्षता किया था उन्होंने। कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? सत्याग्रह सभा के संस्थापक कौन थे? सत्याग्रह सभा के संस्थापक कौन थे? कौन थे? महात्मा गांधी। और इन्होंने इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल किस राज्य में स्थित है? डिंडीगुल किस राज्य में स्थित है? डिंडीगुल किस राज्य में स्थित है? तो डिंडीगुल कहाँ स्थित है? डिंडीगुल तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीकरापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? टीकरापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो टीकरापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, मचकुंडा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मचकुंडा नदी या मचकुंड नदी, इस पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। आपको बताना है किन दो राज्यों के लिए, तो वह है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इन दोनों का संयुक्त परियोजना है। अच्छा, मचकुंड नदी किसकी सहायक नदी है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। मचकुंड नदी गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह है मालीगांव, गुवाहाटी। कहाँ है? मालीगांव, गुवाहाटी। कंफ्यूज मत होना, यह उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है, उत्तर पूर्व रेलवे नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व रेलवे अगर आपसे पूछा जाता तो आपका आंसर कुछ और होता। ठीक है, लेकिन यहाँ है आपका उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। अगला क्वेश्चन है, काल्टेक्स कंपनी द्वारा स्थापित तेल शोधन कारखाना कहाँ है? काल्टेक्स कंपनी के द्वारा स्थापित तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने उद्योग नीति की सबसे पहले घोषणा कब की थी? तो उद्योग नीति की घोषणा 1948 में हुई थी। ये तो आपके ऑप्शन से ही पता चल रहा है, लेकिन आपको बताना है किस तारीख को, क्योंकि यहाँ पे डेट में अलग अलग है, डेट अलग अलग है। तो क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1948। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो उद्योग नीति है उसकी घोषणा की गई थी। और दूसरा बात आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, दूसरा बात याद रखना है किसने किया था, यानी उस वक्त के औद्योगिक मंत्री कौन थे? ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सभापति नहीं पूछा जा रहा है। सभापति अगर पूछा जाता तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ये होते हैं उपराज्यपाल। यहाँ पे उपसभापति पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 89 के तहत। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद ग्रहण करता है? तो भारत के महान्यायवादी जो हैं, अटॉर्नी जनरल जो हैं, यह कितने दिनों तक अपने पद पर बने रहते हैं? इनका टेनर क्या है? जल्दी बताओ, क्या है आपका सही आंसर? आपका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं। ठीक है, इनके टेनर का अगर बात करेंगे तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कब तक ये रहेंगे, तो इनका टेनर फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के इच्छा पर ये बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? कहाँ स्थित है? ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। यहीं पे अमरावती जलाशय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इसमें टोटल सदस्य लोकसभा का नहीं पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, सिर्फ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? तो यह है टोटल 530। कितने चुने जा सकते हैं? 530। ठीक है, ध्यान से आपको याद रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जाता है कि टोटल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो टोटल निर्वाचित सदस्य 530 राज्यों से हो गया, यूनियन टेरिटरी से 13 हो गया, तो टोटल कितना होता है? और नॉमिनेटेड 2 होता है, ये इलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 530 और 13 यानी 4543। ठीक है, इतना इलेक्ट होके आता है, प्लस 2 नॉमिनेटेड होता है, तो 45 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल गजीरा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अल गजीरा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अल गजीरा रेगिस्तान, तो ये सूडान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूडान में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो ये ग्रीनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित देवदास फिल्म में चंद्रमुखी का रोल किसने किया था? चंद्रमुखी का रोल देवदास फिल्म में किसने किया था, ये आपको बताना है। किसने किया था चंद्रमुखी का रोल? तो देवदास फिल्म में चंद्रमुखी का रोल माधुरी दीक्षित के द्वारा किया गया था। ठीक है, माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी का रोल किया था और पारो का रोल ऐश्वर्या राय के द्वारा किया गया था। देवदास के राइटर कौन है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था देवदास, उसी पे ये फिल्म आधारित है और इसको संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशिया क्रिकेट कप का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? एशिया क्रिकेट कप, इसका आयोजन कितने अंतराल पर होता है? तो एशिया क्रिकेट कप का आयोजन 2 साल के अंतराल पे होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप गलती कर देते हो, आप सब में 4 साल मार देते हो अगर आपको क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो एशिया क्रिकेट कप है ये, और एशियन गेम्स का अगर बात करेंगे तो फिर वो 4 साल में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? ये आ गया आपका एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स। ठीक है, तो एशियन गेम्स का अगर बात करेंगे तो पहला एशियन गेम्स कब हुआ था? 1951 में दिल्ली में आयोजित हुआ था, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें टोटल 11 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने देशों ने? 11 देशों ने। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है पीटक किस धर्म से संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन है। त्रिपिटक आपने बहुत बार पढ़ा है, किस धर्म से है? यह है बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक कौन कौन सा त्रिपिटक है? उसमें आता है आपका सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। अब इन तीनों पिटक में क्या क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक बार फिर से सुन लो, आपको याद हो जाएगा। अगर आपका याद नहीं है तो आप भूल गए हो तो। पहला जो है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह। दूसरा है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। तीसरा क्या है? तीसरा है विनय पिटक। इसमें क्या है? इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह सुत्त पिटक, अभिधम पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख, और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन का वर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी कांची। ठीक है, कांचीपुरम, कांची। ठीक है, इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? 90% हीरा भारत में कहाँ प्रसंस्कृत किया जाता है? इसमें अगर एमपी का कोई शहर आपका, जैसे भोपाल है जो जाना माना शहर है, अगर मैं डाल देता तो शायद आप लोग वही आंसर करते, लेकिन सही आंसर है इसका सूरत। यहाँ पे हीरे का खदान का बात नहीं किया जा रहा है, प्रसंस्करण यानी प्रोसेस। हीरे को प्रोसेस कहाँ पे मैक्सिमम किया जाता है? तो ये सूरत जो है यह सबसे बड़ा मार्केट है हीरे का। अगला क्वेश्चन है मैड्रिड किस देश की राजधानी है? मैड्रिड किस देश की राजधानी है? कहाँ की राजधानी है मैड्रिड? तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? थोरियम एक तो केरल में पाया जाता है, तो आपका एक आंसर तो केरल फिक्स है। दूसरा राज्य कौन सा होगा जहाँ पे थोरियम आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है? तो दूसरा है राजस्थान। ठीक है, जहाँ पे थोड़े मात्रा में आपको थोरियम मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? इन सब में से आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप का समुद्री सीमा किसके साथ है? किसके साथ है? यह है थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन है सबसे पहली बार स्नूकर किस देश में खेला गया? स्नूकर सबसे पहले किस देश में खेला गया? स्नूकर सबसे पहले भारत में खेला गया था।
अगला क्वेश्चन है, जेमिनी रॉय ने किस कला में विशिष्टता अर्जित की? जेमिनी रॉय किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जेमिनी रॉय चित्रकारी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचेन विद्रोह किस देश से संबंधित है? चेचेन विद्रोह किस देश से संबंधित है? तो चेचेन विद्रोह रूस से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? रूस से। अगला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो इंदिरा आवास योजना 1985-86 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किसने इसको प्रारंभ किया था? इसको राजीव गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम क्या रखा गया? पीएम ग्रामीण आवास योजना। क्या रखा गया? पीएम ग्रामीण आवास योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूमी दरवाजा किस शहर में है? रूमी दरवाजा कहाँ है? यह है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में मारे गए थे? अर्जुन देव को किसने मारा था? तो अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है, किसने मरवाया था? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन क्या है, मदुरै किसकी राजधानी थी? आसान सा क्वेश्चन है, मदुरै किसकी राजधानी थी? मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल कब और कहां प्रारंभ हुआ था? पहला ईमेल देश का कब भारत में लॉन्च किया गया था? तो ईमेल भारत में लॉन्च किया गया था 11 फरवरी 1994 को। कब किया गया था? 11 फरवरी 1994 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। और ईमेल का अगर बात करेंगे तो ईमेल की स्थापना कब हुई, यानी ईमेल कब बनाया गया था पहली बार? 1971 में। ठीक है, टॉमलिंसन ने इसको बनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? ये 1948 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ है? सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन ये कवलूर में स्थित है। कवलूर तमिलनाडु में है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? आसान सा क्वेश्चन है, चौथे भाग में आपको नीति निर्देशक तत्व मिलेगा। इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर विंध्य की एक छोटी श्रेणी है, इसे कहते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर कोने पर विंध्य का एक छोटा सा श्रेणी है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग कैमूर के पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लगभग कितने क्षेत्र पर वन आच्छादित है? बिहार राज्य के लगभग 5 से 10%, यहाँ पे आपका लगभग 6 से 7% के आसपास, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, उतना ही वन यहाँ पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है? तो बिहार में किस साधन से सर्वाधिक सिंचाई होता है? तो बिहार में नहर से सर्वाधिक सिंचाई होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन वैशाली नगर निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? प्राचीन वैशाली नगर किस चीज से संबंधित नहीं है? तो ये चीनी यात्री वांगशांग से संबंधित नहीं है, रेस्ट सभी से संबंधित है। आम्रपाली, ठीक है, विख्यात शासक राजा वैशाल और भगवान महावीर, ये सभी बिहार से संबंधित हैं। ठीक है। वैनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में, और हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? आसान सा क्वेश्चन है, पहाड़ पे चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? क्योंकि उनको जो है अपना सेंटर ऑफ मास उसको एडजस्ट करके रखना है और स्टेबिलिटी बनाए रखना होता है। ठीक है, तो स्थायित्व बढ़ाने के कारण वो लोग आगे झुकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी?
पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया था? ये किया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? अगर आयतन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? जिस फॉर्म में आप फॉर्मूला लिखते हो वहां से आप आसानी से इसको कर पाओगे। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 2:1। क्या लिखते हो? H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रयुक्त पदार्थ है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? यह है सीजियम। अगला क्वेश्चन क्या है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय आपके बॉडी टेम्परेचर पे होता है, और यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर आपको दिख नहीं रहा है, तो जो उसके आसपास का दिख रहा है आप उसको आंसर करोगे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता तो आपका सही आंसर वही होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। ठीक है। जब इसका निर्माण होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में जाके ये एक्टिव होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति शास्त्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का संस्थापक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मृदा सुधारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? यानी रिमोट में आप किस तरह का तरंग यूज करते हो? तो यहाँ पे हम लोग अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? यह है सर्वाहारी को। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? ये होता है दाब विद्युत प्रभाव। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको याद रखना, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है? पोटेशियम डेफिशिएंसी से इनमें से क्या हो सकता है? जल्दी बताओ, पोटेशियम डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो पोटेशियम डेफिशिएंसी से निम्न रक्तचाप हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? क्या है? कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन। इन चारों ऑप्शंस को अगर देखोगे तो इसमें से कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन जो है यह शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कौन सी गैस यूज की जाती है? ये है नियॉन गैस। आप देखते हो जो बोर्ड वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है, चमकीला बोर्ड वगैरह जिसमें लाइट्स वगैरह लगे होते हैं, उसमें नियॉन गैस का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो मूंगा रेशम जो है उसका मेन उत्पादक भारत में कौन है? ये है आपका असम। ठीक है, मूंगा रेशम असम में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम क्या है? यह है पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। सोनार का जो जनरल यूज है वह नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? क्या होता है? ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? यह है सरफेस टेंशन यानी जल का पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? कितनी होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12 mv²। ये सारे कांस्टेंट हैं। v², v दोगुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। बहुत बार मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पद्मसंभव को। ध्यान रखना, यहाँ पे बुद्ध का अवतार नहीं पूछा जा रहा है, आपसे द्वितीय बुद्ध पूछा जा रहा है।
द्वितीय बुद्ध कहा जाता है पद्म संभव को। और यहीं पे अगर बुद्ध का अवतार पूछा जाता तो होता आपका आंसर मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना यमुनानगर में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। और ये यमुनानगर कहाँ है? ये शायद हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? जल्दी बताओ कौन है वो है निर्मला सीतारमण, जो अभी वर्तमान में आपके वित्त मंत्री भी है। ठीक है। और इससे पहले भी जैसे इंदिरा गांधी है, वो भी वित्त मंत्री बनी थी, लेकिन वो लोग पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी, लेकिन ये पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? तो भारत में अब किलोग्राम को प्लैंक कांस्टेंट के सिद्धांत पर मापा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रिसैट 2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो अब तो आप भूल गए होंगे, रिसैट 2B किस प्रक्षेपण यान से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ये किया गया था PSLV C-46 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? तो देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट कहाँ जारी किया गया था? ये किया गया था राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया था? यूरोप दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया था इन चारों में से एक भारतीय अभिनेता को। वो कौन है? वो है अनिल कपूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने मुस्तफ़ा अदीब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, वह भारत के कितनवें राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इनका जो डेथ हुआ वो डेट भी आपको याद रखना है, 31 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त 2020 इस दिन इनका मृत्यु हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना शुरू की है? मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये यूपी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं, जल्दी बताओ कौन है वो? ड्वेन ब्रेवो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। 29 अगस्त को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है मारिके लुकास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिला दिवस से इसको कंफ्यूज मत करना, महिला दिवस 8 मार्च है, महिला समानता दिवस 26 अगस्त है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? जो अभी कोरोना के टाइम में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अब कितना ये कारगर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन पेपर जरूर नंबर जारी हो गया है, तो आपको याद रखना है। वो क्या है? 1800-599-0019। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? निर्यात, ध्यान देना है, निर्यात तत्परता सूचकांक, इसमें से शीर्ष स्थान किसको दिया गया है? गुजरात को दिया गया है शीर्ष स्थान। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? SBI फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विनय तोनसे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट, क्या है? लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है। किस बैंक ने ये किया है? ये किया गया है आपका एक्सिस बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? यह है आपका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? ये बने हैं जेम्स एंडरसन।
कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कितना विकेट लिया है? 600। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जाकिर खान नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के नामची में किस फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? तो सिक्किम के नामची में एक फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। आपको बताना है वो कौन है। आसान सा क्वेश्चन था। ये है बैचुंग भूटिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? महिला ब्रिटिश ओपन 2020, इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता गया सोफिया पोपोव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग 1920 का खिताब जीता है? किस टीम ने जीता है? यह है बायर्न म्यूनिख। इन्होंने क्या जीता है? UEFA चैंपियंस लीग 1920। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, जिसका टोटल लंबाई है 1.8 किलोमीटर, उसका उद्घाटन किया गया? कौन सा शहर है वो जहाँ पे सबसे लंबा रोपवे का उद्घाटन हुआ है? वो है आपका गुवाहाटी, असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया जाएगा? तो कितने खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 अवार्ड दिया जाएगा? यह है टोटल 5 खिलाड़ी। ठीक है। तो क्या गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।